हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो कल का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था फरवरी 26 का, वो मिस हो गया था क्योंकि हमारे रिलेटिव में किसी का देहांत हो गया था। तो कल का जो एनालिसिस था वो मैं आज शूट कर रहा हूँ, और आज का जो एनालिसिस होगा 27 का, वो मैं आज आपका रात तक या फिर कल सुबह तक इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये मत समझिएगा कि ये कल का एनालिसिस था तो आज ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल हम सभी को क्या करना होता है, एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट को ही समझना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो लगभग 10-12 टॉपिक है, तो इसमें मैं जो भी समरी है वो कैसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए वो बताना चाहूँगा। तो अभी क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी प्रिपरेशन है उसमें आपने फाउंडेशन पढ़ा, जीएस 1 2 3 4 पेपर का। उसके बाद आप रेगुलर पेपर पढ़ते हैं। तो जो पेपर पढ़ते हैं या फिर जो हम एनालिसिस आपको देते हैं, उसमें क्या होता है, आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग होता है वही काम आता है। इससे आपको पता चलता है कि आपने जो पढ़ा था फाउंडेशन में, उसी के रिलेटेड या फिर उसी से मिला जुला कुछ आपको पूछा जा रहा है या फिर बताया जा रहा है न्यूज़पेपर में जो करंट हैपनिंग्स है। तो इससे क्या होता है, आपको ये चीज़ें इससे समझनी ज़रूरी होती है कि आपने जो फाउंडेशनल लर्निंग पढ़ा था उसी से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ अभी न्यूज़ में बन रहा है लगभग एक दो साल से। वो सारी न्यूज़ क्या हो जाती है, अब एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी करंट टॉपिक पूछा जाएगा उसका कोई फाउंडेशनल रेलेवेंस नहीं होगा। तो जो भी फाउंडेशन आपने पढ़ा है, आपको इतना सारा आपने पढ़ा है, लेकिन उससे पूछेगा क्या, वो आपको न्यूज़पेपर से उसका एक मोटा मोटा बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर जो एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें मैं अभी देखिए, यूएस साइड्स विथ रशिया एट यूएन, कॉल्स फॉर अ स्विफ्ट एंड टू वॉर। तो अभी यूनाइटेड नेशन में आपको पता है इसके 6 ऑर्गन हैं, और इसमें सबसे जो पावरफुल ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि जो रशिया यूक्रेन का वार है उसको एंड किया जाना चाहिए। तो इससे पहले देखा गया था कि यूएसए इच्छुक नहीं था इसको एंड करने में, जब बाइडेन साहब का एरा चल रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल है, वो देख रहे हैं कि इस वार में यूएसए बहुत लॉस झेल रहा है, क्योंकि यूएसए को क्या है, आपका यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर आर्म्स का सप्लाई हो वो देना पड़ रहा है। तो इसीलिए अभी क्या करना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब कि जो आपका ये वार है इसको रोकना चाह रहे हैं, और जो यूएसए का एक हॉस्टिलिटी है विथ रशिया उसको भी बहुत दूर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये जो भी रेजोल्यूशन लिया गया, आपको पता है कि यूएनएससी में आपके परमानेंट 5 होते हैं, P5 कंट्री, और बाकी 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो इनमें से क्या है, 9 मेंबर का, परमानेंट नॉन परमानेंट मिला के 9 का आपका सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, और बाकी 5 जो है P5, उनमें से किसी को भी वेटो नहीं करना होता है। अगर किसी ने वेटो कर दिया तो वो रेजोल्यूशन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अभी ये जो डिसीजन है इसमें किसी ने वेटो नहीं किया है, फिर भी यूरोप के जो 2 देश है P5 के परमानेंट मेंबर है, फ्रांस और यूके, उन्होंने इसमें उनका जो आपत्ति है वो दर्शाया है कि इसमें एक तो यूक्रेन का जो सलाह है वो नहीं लिया गया है, और दूसरा इसमें रशिया को एग्रेसर घोषित नहीं किया गया है। और रशिया ने जो भी आपके ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जो भी डॉनबास और क्रीमिया रीजन ले रखा है, वो अभी उन्हीं के पास रहेगा। तो इन चीज़ों को लेके क्या है, एक मतभेद है बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। तो यही चीज़ें इस आर्टिकल में कही गई है। तो इन फ्यूचर क्या है, यूएन का जो रोल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस में, और यूएन में भी जो इसका 6 ऑर्गन में से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका चीफ रोल यही रहता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। तो ये हो गया जो आर्टिकल कहता है। लेकिन इसी के साथ हमने क्या किया है, 1945 24 अक्टूबर को यूएन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तब से लेकर के आज तक 27 आपका फरवरी 2025 तक
यूएनओ ने या फिर यूएनओ के जो यूएनएससी है उसने कैसे डिसीजंस लिए हैं डिफरेंट कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन में लाने के लिए, और प्लस कितने फेलियर्स है उसके रिगार्डिंग इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो लगभग ये हमने 20 पेज का आर्टिकल रखा है इसीलिए ताकि आपको क्या हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर सारा पूरा एक 360 हॉलिस्टिक नॉलेज आपको मिले, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आप क्या कर सके, अटैम्प्ट कर सके, आपके वो प्रीलिम्स में हो या फिर वो मेंस में हो, क्योंकि यूएन के फेलियर के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी रहती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉडी है। इसका फॉर्मेशन का पीछे जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि ये इंटरनेशनल एरिना में पीस इंश्योर करेगा, सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर करेगा देशों के बीच में, और एक ग्लोबल गवर्नेंस को ये गवर्न करेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि ये बहुत हद तक ये फेलियर रहा है। इसके अचीवमेंट्स भी हैं, जैसे यूएन पीस कीपिंग मिशन में बहुत सारे सक्सेसेस हैं, लेकिन फेलियर्स भी देखा गया है। और कैसे यूएन को क्या किया जा रहा है, मोनोपोलाइज किया जा रहा है बाय स्पेशली दिस P5 नेशन, और P5 में भी स्पेशली आपके रशिया और यूएसए। तो उसी के बीच में पूरा इसका आपका विवरण दिया गया है 1945 से लेके 2025 तक। तो ये सभी चीज़ें आपको हॉलिस्टिकली कवर करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी रखा है जो PSIR ऑप्शनल में काम आएगा, और ऐसे इन जनरल भी आपको काम में आएगा। बस सिंपली आपको ये चीज़ें पढ़नी है, सारी अंडरस्टैंडेबल है, आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमने इसमें आपका मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, और प्लस प्री के भी क्वेश्चन इसमें दिखाए गए हैं। तो इसी के साथ हमने एक्सप्लेनेशन भी इस बार ऐड किया है कि ये इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट है 2 और 3 वो इनकरेक्ट है। तो क्यों इनकरेक्ट है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था, वो सभी एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। और इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाइज, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते ही समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द राइट्स राइज यूरोप्स स्टेट ऑफ डिनाइल। तो अभी देखा जा रहा है कि जो आपके देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके डिफरेंट आइडियोलॉजीज होते हैं, इसीलिए तो हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं। किसी डेमोक्रेसी में हम 2 पार्टी देखते हैं, किसी में हम 2 से ज़्यादा देखते हैं, इट मीन्स बाई पार्टी और मल्टी पार्टी। तो ये जो भी पार्टियां होती है इनका जो आइडियोलॉजी होता है वो 3 तरह का हो सकता है। एक तो जिसको हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं और एक राइटिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, 2 मूल आइडियोलॉजी होते हैं, और लेफ्ट और राइट का बीच में एक होता है, उसको हम सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। तो पार्टियां नहीं कहती है कि हम राइट विंग पार्टी है, ओके, लेकिन क्या है, उनको कैटेगराइज किया जाता है उनके काम के हिसाब से, उनके पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से। तो राइट विंग पार्टीज क्या होती है, बहुत ही नेशनलिस्टिक होती है, जो सिर्फ अपने देश अपने लोगों के बारे में सोचती है, जो पुराने कल्चर रीति रिवाज उसको संजोने में ध्यान देती है। तो अभी जो तीनों आइडियोलॉजी है लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट का कॉम्बो है सेंट्रिस्ट। तो अभी राइट क्या करती है, आपके प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है, नेशनलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देती है, ओके। फिर आपका जो लेफ्टिस्ट होता है वो आपका वर्कर क्लास के लिए ज़्यादा ध्यान देती है, आपका फिर सोशल जस्टिस इक्वालिटी इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देती है, और सेंट्रिस्ट जो है वो बीच में रहती है, दोनों आइडियोलॉजी को समाप्त करती है। तो इसमें अभी क्या है, जो राइट आइडियोलॉजी है उसका पास्ट में क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम देखा गया है। जैसे आप जर्मनी में हिटलर को ले सकते हैं। तो हिटलर जो था उसका पार्टी राइटिस्ट पार्टी था, जो नाजी जर्मनी था वो राइटिस्ट पार्टी था। तो उस जो राइटिस्ट जो आपका उनका टिल्ट था उसके वजह से हमने देखा कि कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ, डेथ हुआ, और कैसे एक हमारा हिस्ट्री में एक आपका टेंटेड चैप्टर रह गया। तो राइटिस्ट में भी, राइटिस्ट अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अल्ट्रा राइटिस्ट होना क्या होता है, ये आपका ग्लोबल पीस को, ग्लोबल सिक्योरिटी को, ह्यूमन राइट्स को थ्रेट करता है। तो अभी देखा जा रहा है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में जो रेजिम चेंज देखा गया, गवर्नमेंट चेंज हुआ है,
तो उसमें अभी क्या है, थोड़ा जो पार्टी पावर में आई है वो राइटिस्ट माइंडसेट की है, राइटिस्ट टेंडेंसी वाली पार्टी है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, जो क्या कर रही है, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तो क्या करती है राइटिस्ट पार्टी, आज नेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और नेशन के जो खुद के पॉपुलेशन है, खुद के मतलब जो आपका उसका हिस्ट्री है, जो पास में जो रहे हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देती है और कल्चरल प्रिजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देती है। तो अभी जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी आपका सर्ज हुआ यूएसए में, उसका इम्पैक्ट जर्मनी में देखने को मिल रहा है। तो ये हमने पास्ट में देखा ही था, जर्मनी में कैसे आपका अल्टरनेट फॉर जर्मनी पार्टी आया, जो अल्ट्रा राइटिस्ट टिल्ट रखती है। फिर आपका ओवरऑल यूरोप में जितने भी देश हैं, लगभग 40-50 देश होंगे, तो इन देशों में भी क्या है, आपका एक राइटिस्ट टेंडेंसी सर्ज होने को दिख रहा है। तो पार्टीज़ क्या कर रही है, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ले रही हैं कि देश में सिर्फ देश के लोगों को ही हक मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी है वो बढ़ता है, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ता है, ट्रेड वार बढ़ता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। लोग सिर्फ अपने देश के बारे में ही सोचते हैं, पूरी दुनिया के बारे में सोचना उनका काम नहीं होता है, जब ज़्यादा अल्ट्रा राइटिस्ट का सर्च होता है। तो ये उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें क्या है, इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबाउट शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन यूरोप और इन ग्लोबल अरीना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। जैसे ब्राज़ील में देखा गया कि राइटिस्ट जो पार्टी थी, उन्होंने पावर लूज़ किया, क्योंकि राइटिस्ट आइडियोलॉजी कल्चर ये सब में ज़्यादा ध्यान देती है। फिर आपका ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करती है, और जिसके वजह से क्या होता है, सोसाइटी में इनजस्टिस, इनइक्वालिटी बढ़ता है। फिर लेफ्टिस्ट का सर्ज होता है। फिर लेफ्टिस्ट क्या करती है, उनके पॉलिसी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, तो फिर राइटिस्ट आ जाती है। तो ये क्या है, नेचर है। ओके, चेंज जैसे एक नेचर है। तो ये पार्टीज़ के आइडियोलॉजीज़ भी क्या करती है, समय समय पे लोगों को अट्रैक्ट करती है, फिर पावर में आती है। फिर उनका जब काम गड़बड़ हो जाता है, या फिर वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर से पार्टियाँ चेंज हो जाती है। लेकिन एक बार के लिए क्या होता है, वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो ब्राज़ील में देखा गया कि राइट पार्टीज़ का पावर से बाहर जाना, फिर लेफ़्ट का आना। फिर श्रीलंका में देख सकते हैं लेफ़्ट का पावर में आना। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती है कि कैसे आइडियोलॉजीज़ काम करती है, और कैसे आइडियोलॉजीज़ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है वोटर्स को। तो ये सभी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें स्पेशली आपका यूएस और यूरोप का बारे में भी मेंशन किया गया है। अभी जो रशिया को लेके जो रशिया यूक्रेन को जो लेके जो स्टैंड है, उसके वजह से भी यूरोप और यूएसए के बीच कैसे एक आपका मनमुटाव हुआ है, उसके बारे में भी ये आर्टिकल मेंशन करता है। क्योंकि यूएसए का आपके पास्ट से ही एक प्रॉक्सिमिटी देखा गया है यूरोप के साथ, दोनों ही एक सिंक में अलाइंड वे में काम करते हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन के सल्यूशन के जो भी पहलू है, उसमें यूरोप को क्या किया जा रहा है, साइडलाइन कर दिया जा रहा है बाय यूएसए। तो ये एक क्या है, नया टेंशन खड़ा कर रहा है, जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है। तो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बोलते ही आपका इधर यूएसए का यूरोप के साथ जो कनेक्शन है, वो आपका डिप्लोमेटिक कनेक्शन हो, इकोनॉमिक कनेक्शन हो, कल्चरल कनेक्शन हो, उसके बारे में दर्शाता है। तो ये सभी चीज़ें इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, इंडिया का क्या पोजीशन हो सकता है। क्योंकि इंडिया क्या करता है, आपका कभी भी कोई पोजीशन, मतलब पोजीशन तो लेता है, लेकिन साइड किसी का नहीं लेता है। जो हमारा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमने लिया था सिंस इंडिपेंडेंस, उसको अभी भी हमने बरकरार रखा है कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे। हम एक मिडिल पाथ को अटेन करेंगे, ताकि हमारा जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो ठीक रहे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंडिया का क्या अप्रोच है, सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी दिए गए हैं। तो आपको जो इतना एक लंबा आर्टिकल हमने दिया है, इसका देने का अभी देखिए, इसमें जैसे पूरा पेज तो भरा हुआ नहीं है। आपको लग सकता है 100 पेज है, लेकिन ये पूरा पेज नहीं भरा हुआ है। इसमें सिर्फ पॉइंट्स ही मेंशन किए गए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका प्रिपरेशन, ये जो भी हमने दिया है, 1 से 2 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि इसको आप
स्किप मत कीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे इससे। ओके, और आपको बहुत सारे मटेरियल भी इसमें दिया गया है जिससे आप आंसर डेफिनेटली लिख पाएंगे। ओके, बस आपको जो भी पर्सपेक्टिव है उसको रखना है, अपना पर्सपेक्टिव नहीं लगाना है। आप जब इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, डिफरेंट डिप्लोमेट्स के जो कोटेशंस है, पर्सपेक्टिव्स है, उससे आपको क्या है, एक अच्छा बेहतर पर्सपेक्टिव मिलेगा, आइडिया मिलेगा, आपकी सोच में क्या है, एक नई दिशा आपको मिलेगी टू राइट गुड आंसर्स। नेक्स्ट है ह्यूमन स्मगलिंग। तो अभी क्या है, ह्यूमन स्मगलिंग मस्ट एंगेज पार्लियामेंट्स अटेंशन। तो इसमें जो भी इलीगल हमारे इमिग्रेशन देखे जाते हैं, तो इमिग्रेशन जो होता है, लोग देश छोड़ के दूसरे देशों में बसने जाते हैं, काम ढूंढने जाते हैं, तो वो हो गया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में भी अभी क्या है, जब से आपका मॉडर्न नेशंस फॉर्मेशन हुआ, तब से इमिग्रेशन में लीगल इलीगल दो पहलू आ गई है। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था, पास्ट में तो कोई भी कहीं भी चला जाता था। आपने देखा ही होगा कि कोई भी कहीं भी चला गया, वहाँ बस गया जाके, उसको कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता था उस समय। लेकिन आज के समय में क्या है, इमिग्रेशन का दो टाइप है, एक लीगल एक इलीगल। तो लीगल इमिग्रेशन में क्या होता है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, एक आपके लॉ के तहत लोग एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन इलीगल जो इमिग्रेशन है, उसमें क्या होता है, जब एक देश में आपका सोसाइटल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, जैसे हमारे इधर कास्ट सिस्टम है, फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है, फिर आपका जब देश में गुड गवर्नेंस नहीं होता है, कि आपने कोई बिजनेस चालू करने को चाहा लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दुनिया भर के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से, तो लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो इन चीज़ों के वजह से, सोशल प्रॉब्लम की वजह से, इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से, गवर्नेंस के इशू की वजह से वो क्या करते हैं, बेहतर मौके की तलाश में देश को छोड़ देते हैं। तो जिनके पास पैसा होता है, एजुकेशन होता है, वो तो आपके लीगली चले जाते हैं विथ पासपोर्ट एंड वीज़ा। लेकिन जिसके पास नहीं होते हैं, उनको जाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो क्या करते हैं, कोई आपका ट्रैवल एजेंट हो गया जो आपका डंकी लगा देता है, ओके, इलीगल तरीके से, या फिर आपके फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों को भेज देते हैं। और इस तरह से भेजते हैं कि वो वहाँ पे जाके, जिस देश में भी जाते हैं, वहाँ पे उनको अच्छा डिग्निफाइड काम नहीं मिलता है। ये शॉर्ट ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग हो गया, कि जो भी आपके ट्रैवल एजेंट है, वो मोटे रकम वसूल करते हैं और उनको भेज देते हैं दूसरे देशों में या गल्फ़ कंट्री में। इसके ऊपर एक मूवी भी आया था कि कैसे एक इंसान जाके ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे एक इंसान का कहानी आपने देखा है, उसको देखेंगे तो आपको आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतना ख़राब हालत है। तो ये जो इसको नाम दिया गया है ह्यूमन स्मगलिंग, जो इलीगली खुद से जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो एक अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन लोग मैनिपुलेट करके, लोगों का जो भी ट्रैवल एजेंट है, वो लोगों का जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठा के, लोगों को पैसे वसूल करके इलीगली जो बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं, उनको ऐसे जगह में काम में लगवा रहे हैं जहाँ में बहुत इनह्यूमन कंडीशन है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, घर वापस आने का कोई उन लोगों का ठिकाना नहीं है। तो इससे क्या होता है, ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाता है। तो इसको भी टैकल करना ज़रूरी है, ये नीड ऑफ द आवर है हमारे देश के लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा कि यूएसए ने कैसे इन ह्यूमनली अनडिग्निफाइड तरीके से उनके मिलिट्री चार्टर में हमारे लोगों को उधर से डिपोर्ट किया। तो इन चीज़ों में अभी पार्लियामेंट का ओवरसाइट होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे लॉ है इमिग्रेशन को लेके, उन लॉ में ह्यूमन स्मगलिंग को लेके स्ट्रिक्ट प्रोविज़न होने चाहिए, ताकि जो भी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तभी क्या है, इन चीज़ों को रोका जा सकता है। क्योंकि एक इंसान बाहर निकल के जब ट्रैप हो जाता है, उसका घर वापसी होना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। क्या रीज़न है माइग्रेशन के, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसी के साथ किस तरह के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल बात करता है, वो बात करता है रिगार्डिंग रिसर्च ऑन माउस। ओके, तो रैट के ऊपर आपका रिसर्च हुआ, जिससे उनका जो डीएनए है या फिर उनका जो जीनोम है, उसके ऊपर रिसर्च करके ये पता लगाया गया कि कैसे मिलियंस ईयर्स से ये जो भी स्पीशीज़ है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे आपके उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
उनका जो भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, बायोलॉजी से जो भी नेक्स्ट जनरेशन को हम आपका लाइफ देते हैं, तो उस नेक्स्ट जनरेशन में जो भी आपका लाइफ जाता है उनमें, उसके साथ जो बीमारियां जाती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज लाइक क्रिस्पर Cas9। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आपको एक अच्छा इंसाइट देता है अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन जीनोम। तो ये भी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आपके थोड़े टेक्निकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट एंड जीन रेगुलेशन, तो जो अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट है जो आपके डीएनए में होता है, वो क्या करता है, आपका ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो ये चीज़ें आपके ह्यूमन में, फिर माइस में, रैट्स में, चिकन्स में, डॉग्स में पाई गई है, जिसके वजह से क्या है, आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या है, ह्यूमन हो या फिर डिफरेंट एनिमल हो, कैसे सस्टेन करते आ रहे हैं हमारे पूर्वजों से आज तक हम कैसे इवॉल्व हो गए। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इससे भी क्या है, आप प्रीलिम्स में एक दो चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आप देख सकते हैं। पास्ट में भी टेक्निकल चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे आपका जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था, तो आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। और मेंस में क्या है, आपको इन जनरली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती है, क्योंकि आपको इसमें साइंटिस्ट नहीं बनाया जाएगा, आपको सिविल सर्वेंट बनाया जाएगा। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में, और प्रीलिम्स में एक दो टेक्निकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके वजह से हमने जो भी टेक्निकल टर्म है उनको इसमें डिफाइन कर दिया है एकदम आसान भाषा में। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो इसमें जैसे बोला आपका क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन है, डीएनए सीक्वेंसिंग, तो ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, व्हाट डिड दी हाई कोर्ट रूल्ड अबाउट अरेस्टिंग वुमेन एट नाइट। तो रिसेंटली आपके मदुराई जो बेंच है मद्रास हाई कोर्ट का, उन्होंने आपका रूलिंग दिया कि जो प्रोविज़न है कि वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसेट, सॉरी आपका आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो ये जो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज जो अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसका प्रोविज़न जो हमारा पहले सीआरपीसी था, क्योंकि अभी सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया है। तो आपके सीआरपीसी में जो चीज़ें थी उसको बीएनएसएस में भी डाला गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कि ये आपका मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, और इसमें क्या है, आपका केस वाइज इसको, इसमें आपका जो अथॉरिटी है वो आपके गुड फेथ में रात को भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वैसा कंडीशन आना ज़रूरी है। तो अभी ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट आते ही अभी आपका वुमेन सेफ्टी को लेके, वुमेन का लीगल राइट को लेके एक मुद्दा खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर वुमेन को रात को अरेस्ट किया जाता है, ओके, आपका आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो वुमेन वल्नरेबल पोजीशन में आ जाएगी, वुमेन वल्नरेबल हो जाएंगी, क्योंकि पास्ट में आपके कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप, ये सभी मुद्दे हमने देखे हैं। तो इसीलिए अभी आपके जो बीएनएसएस है, सीआरपीसी को जिसने रिप्लेस किया, तो उसके सारे प्रोविजंस आपको देखने नहीं है, आपको प्रोविजंस को रटना नहीं है। ये सारे प्रोविजंस हमने इसमें दिखाए हैं, ये समझने के लिए आपको दिया है। लेकिन ओवरऑल आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी प्रोविज़न आपके पहले ये सीआरपीसी में था आपका 46 सब क्लॉज 4 में, और अभी बीएनएस में, बीएनएस में ये है आपके 43 सेक्शन 43 सब क्लॉज 5 में। तो इसमें लिखा गया है कि वुमेन कैनॉट बी अरेस्टेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस। तो एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस में ही अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें किसी ने बिना एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस भी अरेस्ट कर लिया है, तो उसमें आपका जिन्होंने भी अरेस्ट किया है उनको पनिश करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। और उसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट के मदुराई बेंच ने जो चीज़ें अभी उन्होंने जो भी रूलिंग दिया, तो ये चीज़ें अभी क्या करेंगी कि आपका जो अथॉरिटी है, पुलिस है, उनका पावर को और बढ़ा देगी, और इससे वुमेन वल्नरेबल पोजीशन में आ सकती है। तो इसीलिए अभी ये चीज़ें क्लियर करनी है आपके लॉ में
BNSS में कि जो भी एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस होगा वो कौन सी सर्कमटेंसेस होगी, ताकि आपका लॉ में क्या रहे, एक ऑब्जेक्टिविटी रहे। क्योंकि लॉ में जब भी सब्जेक्टिविटी रहता है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है एक लॉ को, तभी उसका मिसयूज का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये उसी रिगार्डिंग बात करता है। तो इसमें भी आपको क्या है, अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। अभी ये एग्जाम में पूछा जाए या ना जाए, पूछे जाने के चांसेस है, लेकिन अगर नहीं भी पूछा गया तो इससे बेनिफिट क्या है, आप इन फ्यूचर IPS बनेंगे, APS बनेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये सभी रूल का अभी से पता होगा। क्योंकि APSC UPSC का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट PCS का एग्ज़ाम, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ही है आपका। आप जो एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, बहुत कुछ सीखने के बाद ही आपका प्री निकल पाएगा, उसके बाद ही आपका मेंस निकलेगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आप सर्विस आपको अलॉट होगा। तो तब क्या है, आपको ये सभी चीज़ें क्या है समझने में और आसानी रहेंगी। ओके, एटलीस्ट बेहतर सिटीज़न तो आप बन जाएंगे इन चीज़ों को जान के। तो इसमें सभी चीज़ें देखिए आपका मेंशन किया गया है। तो क्या ये जो भी रूल है या इसके क्या कॉन्स होंगे, क्या प्रोज होंगे, ओके, इसका आर्टिकल 14 के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर लॉ कमीशन ने पास्ट में क्या कहा है, तो लॉ कमीशन ने भी प्रोहिबिट किया है नाइट टाइम अरेस्ट फॉर वुमेन, नाइट टाइम अरेस्ट ऑफ वुमेन एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। तो एक्सेप्शनल केसेस, किसी ने मर्डर कर दिया, बहुत हीनियस क्राइम किया है, तब तो उनको पकड़ना ज़रूरी है। लेकिन ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि उनको जब अरेस्ट या फिर डिटेन किया जाएगा, ये वुमेन पुलिस के द्वारा ही किया जाए, ना कि मेल के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी रहेंगी। इसमें हमने आपके MCQ भी बना के दे दिए हैं जो प्रोबेबल है आने वाले समय के लिए। तो आपने देखा होगा पास्ट में आपके लीगल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब सीधा सीधी IPC CRPC से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन नहीं पूछा है, लेकिन आपको उसका एक ओवरव्यू, एक नॉलेज रहना ज़रूरी है। और आप लीगली भी क्या कर आप लॉजिकली भी क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आंसर आप डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है शुड अ थर्ड लैंग्वेज भी कंपलसरी। तो ये आर्टिकल लगा के अब तक आपका कम से कम 5 से भी ऊपर आर्टिकल हमने डिस्कस किया है 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसके बारे में। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आफ्टर इंडिपेंडेंसी आ गया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, जिसमें 2 रीजनल लैंग्वेज होगा, एक फॉरेन लैंग्वेज होगा। तो एक फॉरेन लैंग्वेज में क्या होगा, इंग्लिश हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ओके, अदर इंस्टीट्यूट्स में। और बाकी जो है वो 2 रीजनल लैंग्वेज होने चाहिए। तो इस रीजनल लैंग्वेज के जो भी डिबेट डिस्कशन है उसमें पास्ट में हमने देखा कि जो इनिशियली जो बातें कही थी कि 2 रीजनल लैंग्वेज, जैसे साउथ में आपके साउथ के स्टेट के अपने स्टेट का एक लैंग्वेज हो गया, दूसरा एक हिंदी वो ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मैंडेटरी नहीं है, अलग कुछ लैंग्वेज भी ले सकते हैं। और नॉर्थ में आपका हिंदी रहेगा, हिंदी के साथ वो और कोई इंडियन लैंग्वेजेस को रख सकते हैं, या फिर साउथ के एक लैंग्वेज को रख सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्थ साउथ का डिवाइड बहुत पहले से ही बना हुआ है लैंग्वेज को लेके। तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड मिटाने के लिए क्या है, नॉर्थ अपना हिंदी तो सीखेगा ही, साउथ अपना कन्नड़ में कर्नाटका में कन्नड़ सीखेगा, तमिलनाडु में तमिल सीखेगा, ओके, आंध्रा में तेलुगु सीखेगा, आपके केरला में मलयालम सीखेगा, लेकिन उसके अलावा हिंदी भी सीख लेगा। और नॉर्थ वाले साउथ के एक लैंग्वेज सीख लेंगे। तो इससे क्या है, देश का जो इंटीग्रेशन है वो अच्छा होगा, देश एक होगा, देश का यूनिटी बढ़ेगा। तो इसके लिए ये प्रोविजंस रखे थे, इसका इंटेंशन अच्छा था। लेकिन ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, जो लैंग्वेज को लेके जो कंट्रोवर्सी है, ये अभी क्या कर रही है, इंग्लिश को लेवरेज दे रही है। बोलते हैं ना, 2 बिल्ली के फाइट में बंदर आके रोटी खा के चला गया, वैसी बात है। तो इंग्लिश इसमें क्या कर रहा है, एक विनिंग पोजीशन में है, और हमारे रीजनल लैंग्वेज लूज़ कर रहे हैं। और हमारे देश में इंग्लिश मेनिया भी बहुत ज़्यादा है, और इंग्लिश को तो नॉलेज की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि ये लैंग्वेज नहीं नॉलेज है। तो हमें क्या करना है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को संजो के रखने के लिए एजुकेशन में एटलीस्ट मदर टंग और हमारे देश के लैंग्वेज को प्रमोट करना ज़रूरी है, ताकि हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किए जा सके। तो इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, डिफरेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं।
तो उन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी होता है और इसमें आपको आने वाले समय में प्री में मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। फिर ये जो भी कंट्रोवर्सी है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके है कि तमिलनाडु न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है बिकॉज 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाना है और सेंटर क्या कर रही है, तमिलनाडु इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, इसलिए सेंटर से जो पैसा आना है अंडर समग्र शिक्षा अभियान वो पैसा तमिलनाडु को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ें अभी क्या है, स्टेट और सेंटर के बीच में एक फाइट इसमें देखा जा रहा है। तो इसमें फेडरलिज्म का भी एक क्या है आपका एंगल बन जाता है। तो फेडरलिज्म में क्या टेंशन है, जैसे हमने देखा था गवर्नर को लेके टेंशन है, अभी फिर देख सकते हैं लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम है, एनईपी को लेके प्रॉब्लम है, फिर हायर एजुकेशन को लेके भी प्रॉब्लम है। जो यूजीसी का न्यू गाइडलाइन है वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर को डाइल्यूट करता है। तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, अब एकदम सिंपल है। एग्ज़ाम में बस आपको ये चीज़ें पूछे जाएंगे, आप डेली कवर कर रहे हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। ओके ये क्या है, लाइन बाय लाइन में आप मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ग्रेजुएट है, कोई आप कोई ये ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको ये चीज़ें तो समझ में आएंगी, लेकिन पढ़ने कैसे हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप ये पढ़ेंगे तो ईजी है, समझ में आएगा आपको सभी चीज़। और कुछ इन केस नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कैटर करेंगे उसको। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, सभी प्रोविजंस, पूरा हॉलिस्टिक इसमें व्यू दिया गया है डिफरेंट अप्रोच के साथ। और उसी के साथ एमसीक्यू भी दिया गया है प्रीलिम्स के लिए जो आ सकते हैं इन फ्यूचर। और इसमें आपका मेंस का पास्ट का क्वेश्चन, पास्ट का नहीं है सॉरी, फ्यूचर में जो आ सकता है। तो आप जो से मॉक टेस्ट देते हैं ना बिफोर एग्ज़ाम, नहीं करना है वो आपको। बिफोर एग्ज़ाम आप मॉक टेस्ट देंगे, अभी से दे लीजिए ना, हम आपको क्वेश्चन दे ही रहे हैं। तो ये सभी देखिए, आपका प्रिपरेशन हॉलिस्टिक होगा। बिफोर एग्ज़ाम आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम आप सभी को। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट WTO। तो अभी क्या है, यूएस ट्रेड वार वो छेड़ रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट आपके डेवलपिंग नेशन लाइक चाइना। और इसमें एक अलग मुद्दा दिखाया गया है कि कैसे यूएसए लॉस झेल कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टैरिफ बाय द डेवलपिंग नेशंस। और WTO में भी क्या है, जो भी डेवलपिंग नेशन है उनको स्पेशल स्टेटस है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का, कि हम जो डेवलपिंग नेशन है, इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये क्या कर सकता है, डेवलप्ड नेशन के ऊपर आपके टैरिफ लगा सकता है, ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो यूएस के कंपैरिजन में बहुत नीचे है। और हम अगर यूएसए के जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल, उसके ऊपर अगर इंपोर्ट में ज़्यादा टैरिफ ना लगाए तो जो आपके सामान उधर से आएंगे वो हमारे देश के सामान के साथ कम्पीट, हमारा सामान उनके देश के सामान के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा और हमारी इंडस्ट्रियों को लॉस होगा। इंडस्ट्रिया लॉस होगी तो इंडस्ट्रिया बंद हो जाएंगी, और बंद हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ठप हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बढ़ जाएगा। ऐसे भी हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा नहीं है। वो आपका हम जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं लगभग 2% ही एक्सपोर्ट करते हैं, और जबकि हमारा पॉपुलेशन कितना है देश में, नंबर 1, पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 है। लेकिन WTO में यूएसए रिफॉर्म चाहता है कि इक्वल पोजीशन रखा जाए, और इंडिया है, चाइना है, अभी चाइना वर्ल्ड का ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर चुका है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, तो उसको क्यों कंसेशन देना है, उसके ऊपर भी क्या करना है, उनको भी इक्वल टैक्स लगाना है कंपेयर टू यूएसए। इंडिया को क्यों इतने कंसेशंस चाहिए? क्योंकि इंडिया क्या करता है, जैसे यूएसए के मोटर बाइक पे पहले 50% इम्पोर्ट टैक्स लगाता था जो भी सामान यूएसए से आता था, अभी उसको 40% किया। लेकिन यूएसए का जो टैक्स है हमारे ऊपर वो 3-4% वैसा कुछ है। तो ये चीज़ें ट्रम्प साहब को पसंद नहीं आ रही है। तो यही मुद्दा इसमें मेंशन किया गया है, आने वाले समय में ये चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। तो सभी डेटा इसमें मेंशन किया गया है। तो यूएसए के मोटरसाइकिल पे हम 40% टैक्स लगाते हैं, जबकि यूएसए कितना लगाता है, 2.4। तो देखिए, इसका ऐसा नहीं है कि इंडिया इसमें गलत कर रहा है। इंडिया अपना खुद का मार्केट को तो बचाना चाहेगा ही, हम क्यों टेंशन
लेंगे अपना इंडस्ट्री को बर्बाद करके, अपना एग्रीकल्चर को ग्रोथ को ठप करके, क्योंकि आपके एक्सेसिव कंपटीशन हो जाएगा और हमें तो अपना देश को बचाना ही है इकोनॉमिकली। तो इसमें इंडिया का पोजीशन अपनी जगह पे पूरा सही है। तो ये सभी दोनों साइड हमें समझना ज़रूरी है, कौन जस्टिफाइड है कौन जस्टिफाइड नहीं है, कितना दूर सही है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साइमल्टेनियस पोल के बारे में। तो साइमल्टेनियस पोल मतलब हो गया वन नेशन वन इलेक्शन का जो आपका रूलिंग पार्टी का प्रॉमिस है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पावर में आएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे। तो अभी उसी के लिए बिल रेडी है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहिए। लेकिन जो फॉर्मर CJI है यू ललित साहब, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे लीगल हर्डल्स है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा। लेकिन अभी जो नया बिल है वो ये कहता है कि जो स्टेट है जिसका डिसोल्यूशन आपके नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन तक नहीं होगा, उसके बाद होगा, उनको आपके पहले डिसॉल्व कर दिया जाएगा। किसी का 2.5 साल हुआ है, किसी का 3 साल हुआ है, तो उनको पहले डिसॉल्व कर दिया जाएगा। 2 साल 2.5 साल पहले डिसॉल्व होंगे वो। तो ये क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट करेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आया था? इन केशवानंद भारती केस 1973। तो ये इन सभी चीज़ों को लेके ये मुद्दा बात करता है। तो इसमें ये सभी चीज़ें मेंशन की है कि सॉरी। तो इसमें क्या है आपका, पहला तो लिंक हमने दिखाया, फिर आर्टिकल 83 5 साल का टेन्योर के बारे में बात करता है लोकसभा, 172 आर्टिकल बात करता है स्टेट असेंबली का 5 साल का टेन्योर का। तो इसमें अभी क्या है, ये अगर आपका प्री डिसोल्यूशन कर दिया गया तो ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको वायलेट करता है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। फिर स्टेट का जो ऑटोनॉमी है उसको भी वायलेट करेगा। ये फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करेगा कि सेंटर स्टेट का गवर्नमेंट को ब्रेक कर रहा है विदाउट एनी इमरजेंसी। तो ये सभी मुद्दे इसमें आ जाते हैं। बाकी आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन का फेवर में आर्ग्यूमेंट और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट इसमें दिया है कि साइमल्टेनियस पोल होने से क्या होगा, गवर्नेंस में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा, एक्सपेंसेस कम होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा, लॉजिस्टिकल जो आपके चैलेंजेस रहते हैं वो नहीं होंगे। तो ये सभी चीज़ें देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इसका क्या अल्टरनेटिव अप्रोच है, ये सभी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगी। और आने वाले समय में इलेक्टोरल रिफॉर्म रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ये पूरा श्योर है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, फिर आपके नारी शक्ति बंधन अधिनियम जिसमें 33% आपका रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, उसके बारे में। फिर आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट को लेके जो आपका नया लॉ आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अनूप बर्नवाल केस में, वो पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग नया जो टैक्सेशन लॉ है उसके बारे में। तो पुराना टैक्सेशन लॉ हमारा 1961 का है और वो बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत एम्बिगिवस है, बहुत लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसमें है। तो ये नया लॉ क्यों लाया गया है, ताकि सिंप्लीफिकेशन किया जा सके इंडिया का टैक्सेशन लॉ को, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, ईज़ ऑफ कंप्लायंस को मेंटेन किया जा सके, फिर आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मेंटेन किया जा सके, इसको रैशनल बनाया जा सके, और जो भी टैक्स पेयर है उनके लिहाज से ये अच्छा हो। तो ये सभी चेंजेस इसमें की गई है। तो अभी इन फ्यूचर क्या है, आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जैसे टैक्सेशन लॉ को अमेंड किया गया, नया टैक्सेशन लॉ लाया गया है ताकि लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ को दूर किया जा सके। तो बाकी हमारे देश में 800 से 900 आपके स्टैच्यूट है, लॉ है, उनको उनमें भी क्या है, बहुत वेगनेस है, ओपेकनेस है, उसकी वजह से बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है और आपका हैरेसमेंट देखा जाता है बाय ब्यूरोक्रेसी। तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है, तो इन जनरल नेचर एक क्वेश्चन बन सकता है, एज वेल एज आपका इसमें स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जा सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ओके, और इसको हमारी एक्सपर्ट टीम ने इसको बनाया है।
ओके, जिन्होंने कई बार यूपीएससी अटेम्प्ट दिया है। इवन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 6-6 बार मेंस लिखा है, जिन्होंने एक बार भी अपना प्रीलिम्स का अटेम्प्ट को मिस नहीं किया है। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्या है, बहुत ही खतरनाक लेवल में होता है। इवन टॉपर भी एक बार प्रीलिम्स छूट जाता है उनका, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हैं जिसका प्रीलिम्स नहीं छूटा है, जिन्होंने मेंस भी लिखा है, जो इंटरव्यू तक गए हैं। तो उस लिहाज से ये चीज़ें क्या हो जाती है, ऑथेंटिक हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ टू फ्रेम एवरीडे एथिक्स फॉर द न्यू एरा। तो अभी के समय पे आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग हो रहा है वो आपके डोमेस्टिक लेवल में हो या फिर इंटरनेशनल लेवल में हो, वो कैसे डिवॉइड ऑफ एथिक्स है, जिसमें एथिक्स को स्थान नहीं दिया जा रहा है। वो चाहे आपका यूएसए का यूनिलैटरल एक्शन हो, या फिर इजराइल हमास का इशू हो, या फिर रशिया यूक्रेन का वार हो, या फिर हमारे देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रायोरिटीज़ है, जैसे अंडमान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट तो होगा नो डाउट, लेकिन वहाँ के जो इंडिजेनियस पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका जो कल्चरल राइट है, लैंड का राइट है, वो वॉयलेट होने वाला है। जो नेचर का एक सैंक्टिटी है, एनवायरनमेंट का एक सैंक्टिटी है, वो वॉयलेट होने वाला है। तो कैसे एथिक्स को आज के समय पे आपका इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग कैसे एथिक्स को हटा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैग्मेटिज्म में ध्यान दे रही है, कि प्रैग्मेटिज्म ये हो गया कि आपको किससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कि आप वो कर रहे हैं कि किसी का प्रॉफिट है तो किसी का लॉस है। लेकिन एथिक्स क्या कहता है कि विन विन सिचुएशन होना चाहिए, जो राइट है वो होना चाहिए। तो इसमें जब भी आप कोई डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ लेते हैं या फिर कोई भी जनरल पॉलिसीज़ लेते हैं, उसमें सारे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को कवर करके देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी रशिया यूक्रेन का जो सल्यूशन है, उसमें यूक्रेन का पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली डिनाई किया जा रहा है। तो इसमें देखा जा रहा है कि माइट इज़ राइट है और जो वीक है वो सफ़र करेगा। तो ये सफ़रिंग क्यों करना है, हमें वीक लोगों को इस्तेमाल क्यों करना है, सफ़र क्यों करवाना है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल इन जनरली बात करता है। तो आपको इन जनरली समझ के सारे जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल लेवल में, डोमेस्टिक लेवल में, रीजनल लेवल में, उनको सब्सटेंशिएट करना है। ओके, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सिर्फ रशिया यूक्रेन का ही एग्जाम्पल है, क्या डिफरेंट एग्जाम्पल। आपको कॉन्सेप्ट को गोटा गोटा समझना है और डिफरेंट जो आपके हैपनिंग्स है उसको उसमें एग्जाम्पल के तौर पे डालना है। ये होता है एग्ज़ाम में, मेंस में आंसर लिखने का एक बढ़िया तरीका। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है, ये कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस का डिस्कशन था, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिया गया था। तो इसमें हमने आपको एक बहुत ही अच्छा आपको इंसाइट देने का कोशिश किया विथ दिस पीडीएफ। तो ये पीडीएफ पढ़ के और आप फर्दर अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वे में चीज़ों को समझ सकते हैं, आप इनको होलिस्टिकली समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में आंसर भी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और आज का जो एनालिसिस है कोशिश करूँगा रात तक शूट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे कुछ नियम ये वो है, तो उनको करना ज़रूरी है, नहीं तो मैं भी अनएथिकल बन जाऊँगा इस केस में। तो इसलिए अगर सकता हो तो मैं रात तक इसको शूट करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आज वाला जो है कल दे दूँगा। 1-2 दिन अभी डिले रह सकता है, बाद में 2-4 दिन में मैं ये सभी चीज़ों को फिर से ट्रैक में ले आऊँगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा। ओके, क्योंकि हमारे रीजनल लैंग्वेज में ये दे दिया जाता है, और एक बार हमारा रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में वीडियो आ गया तो उसके बाद वो जो पीडीएफ है उसको हमारे आपके टेलीग्राम चैनल में छोड़ दिया जाता है, तो उसको आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका कमेंट, कोई भी सजेशन रहता है, डाउट रहता है, खाली डाउट ही नहीं, कुछ आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो उसको हम वेलकम करेंगे और हम अपने आप को और सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।